स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वाटर रिसोर्स के बारे में। वाटर रिसोर्स की अगर बात की जाए तो संसाधन वह कोई भी वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकताओं इच्छाओं की पूर्ति करती है संसाधन कहलाती है। जो हमारे संसाधन हैं उनको दो वर्गों में बांटकर अध्ययन किया गया है, जैविक और अजैविक। जैविक जिनमें जीवन पाया जाए जैसे वनस्पति, जीव जंतु, मनुष्य इत्यादि। अजैविक जिनमें जीवन नहीं पाया जाता अर्थात प्रकृति प्रदत्त ऐसे उपयोगी पदार्थ जिनमें जीवन तत्व नहीं पाया जाता अजैव संसाधन कहलाते हैं। बात की जाए तो हम जो हमारा आज अध्ययन का विषय है वह है महासागरीय संसाधन। महासागरीय संसाधन का हम अध्ययन करने से पहले हम ये अध्ययन करेंगे कि जो महासागरीय जल है उसके अगर बात की जाए तो जो जल संसाधन है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। बात की जाए जल संसाधन की तो जल संसाधन एक आधारभूत प्राकृतिक संसाधन है जो जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन की कल्पना इस संसाधन के बिना नहीं की जा सकती। अब जल है हमारे कृषि के लिए, उद्योगों के लिए, यातायात के लिए, आंतरिक नौ संचालन के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए अनेक रूपों में उपयोगी है। अब जल प्राप्त होता है हमें वर्षा से, हिम के पिघलने से, लेकिन जो संपूर्ण जल है उसका हम उपयोग नहीं कर पाते। कुछ क्या है धरातल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, कुछ वाष्प बनकर उड़ जाता है, कुछ झीलों में जमा हो जाता है। तो जो भूमि के द्वारा सोख लिया जाता है उसे भूजल, और जो नदी तालाबों में जमा होता है उसे हम पृष्ठीय जल के नाम से जानते हैं। बात की जाए महासागरीय जल संसाधनों की तो महासागरीय जो जल संसाधन है जैव मंडल का एक अभिन्न अंग है। महासागरीय जल संसाधन जैव मंडल का एक अभिन्न अंग है क्योंकि इसके द्वारा हमें खाद्य पदार्थ, खनिज, ऊर्जा, सस्ते परिवहन, जलवायु को प्रभाव आदि चीजें महासागरों के द्वारा होती है। भोजन की बात की जाए तो हम मछली है, महासागरीय कृषि के द्वारा बहुत सारे भोज्य पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। हम विभिन्न प्रकार के खनिज महासागरों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। बात की जाए तो ऊर्जा संसाधन के रूप में हम महासागरीय जल का उपयोग कर सकते हैं। अगर बात की जाए महासागरों की तो हमारी जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो अगर हम देखें कि मुंबई समुद्र के निकट स्थित होने के कारण वहां की जलवायु सम है, ना ज्यादा सर्दी होती है न ज्यादा गर्मी। इसके विपरीत समुद्रों से महासागरों से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती वैसे ही जलवायु में विषमता आनी शुरू हो जाती है। तो इसी तरह भोजन, खाद्य पदार्थ, ऊर्जा संसाधन और साथ साथ हमारी जलवायु को भी महासागर प्रभावित करते हैं। संपूर्ण पृथ्वी की अगर बात की जाए तो संपूर्ण पृथ्वी पर 71% भाग पर जल उपस्थित है और 29% भाग पर स्थल। बात की जाए उत्तरी गोलार्ध की तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर 60.7% जल और बाकी स्थल भाग उपस्थित है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध पर 80.9% भाग पर किसकी उपस्थिति है? जल की उपस्थिति है। और इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को हम स्थलीय गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को हम जलीय गोलार्ध के नाम से जानते हैं क्योंकि जल की अधिकता दक्षिणी गोलार्ध में, वैसे तो क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी पर ही 71% भाग पर जल है, स्थल भाग की अपेक्षा जल भाग अधिक है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की अपेक्षा जल जो प्रतिशत है वो 80.9% है। तो इसे जलीय गोलार्ध की संज्ञा प्रदान की गई है। उत्तरी गोलार्ध में कुछ स्थल भाग
उत्तरी गोलार्ध में कुछ स्थल भाग अधिक होने के कारण, उत्तरी गोलार्ध में कुछ स्थल भाग अधिक होने के कारण उसे स्थलीय गोलार्ध की संज्ञा दी गई, लेकिन जल की मात्रा की अपेक्षा वह भी काफी कम है। बात की जाए महासागरों की, तो महासागर की बात की जाए तो महासागर अगर एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में हम देखते हैं तो महासागर की उपयोगिता निम्न है। सबसे पहले महासागर और जलवायु। महासागर और जलवायु की बात की जाए तो हमारी जलवायु के मुख्य नियंत्रक के रूप में महासागरों को जाना जाता है, क्योंकि जलवायु की बात की जाए तो जलवायु को किस रूप में महासागर प्रभावित करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जलवायु की ही बात की जाए। देखो, मैंने आपको उदाहरण दिया है कि जो महासागर हैं पृथ्वी पर जलवायु के मुख्य नियंत्रक माने जाते हैं। ये सौर ऊर्जा के लिए बचत बैंक की भूमिका निभाते हैं और अधिक सूर्यताप वाले मौसम में महासागर सौर ऊर्जा को जमा कर लेते हैं और जरूरत वाले मौसम में उनका भुगतान कर देते हैं। साथ साथ अगर बात की जाए सूर्यताप की एक ही मात्रा से जल और स्थल की अपेक्षा धीमी गति से गर्म और धीमी गति से ठंडा होता है, जिसके कारण जल की इसी विशेषता का धरातल पर तापमान और वर्षा की मात्रा एवं वितरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जल की देर से गर्म होना और देर से ठंडा होने की क्रिया के कारण जो तापमान है वो विषम नहीं हो पाता, इसलिए जो स्थान समुद्र के निकट होते हैं उनकी जलवायु सम देखने को मिलती है। बात की जाए तो वर्षा और तापमान दोनों चीजों को महासागरीय संसाधन प्रभावित करते हैं। दूसरे पॉइंट की अगर बात की जाए तो हमारा पवन तंत्र की बात की जाए, हमारी वायुदाब की बात की जाए, इन सभी को महासागरों के द्वारा, ये सारी चीजें महासागर के द्वारा प्रभावित होती हैं। दूसरा, महासागरों के बिना वर्षा महासागरों की ही देन है, वर्षा संभव नहीं होगी, क्योंकि 71% भाग पर जो जल है उसके कारण वाष्पीकरण की क्रिया के कारण जो वाष्पीकरण की क्रिया होती है उससे बादल बनते, बादल बनने के बाद वर्षा होती है। इसलिए महासागर वर्षा कराने में या वर्षा महासागरों की देन मानी जाती है, क्योंकि अगर महासागर नहीं होती तो वर्षा होना शायद इतनी मात्रा में होना संभव नहीं होता, और वर्षा नहीं होती तो वर्षा और तापमान किसी भी स्थान पर उगने वाली वनस्पति के लिए महत्वपूर्ण है। अगर वर्षा नहीं होगी तो आप देखते होगे डेजर्ट में वर्षा की कमी के कारण वनस्पति विहीन क्षेत्र रहते हैं, वनस्पति बहुत ही कम पनप पाती है। तो सारी पृथ्वी पर वनस्पति बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध होती, जिसके कारण जीवन संभव नहीं हो सकता था। तो वर्षा महासागरों की ही देन है। दूसरी बात की जाए महासागर और खाद्य संसाधन, इस रूप में अगर हम देखें तो विश्व में विश्व की जनसंख्या घातीय वृद्धि दर से बढ़ रही है। घातीय कहने का मतलब है 2, 4, 8, 16, 32, 64, लेकिन जो पृथ्वी पर खाद्य उत्पादन है उनकी जो वृद्धि है, खाद्य उत्पादनों की जो वृद्धि है वो सीमित है, वो उतनी दर से नहीं बढ़ पा रही है। इसी कारण जो आने वाले समय में महासागर हमारे लिए महत्वपूर्ण खाद्य संसाधन के रूप में एक आधार होंगे, क्योंकि जिस तरह जनसंख्या बढ़ रही है, स्थल भाग पर उपलब्ध पदार्थों के द्वारा सभी लोगों का भरण पोषण करना संभव नहीं हो सकता। तो मनुष्य के भरण पोषण में जो अहम भूमिका निभाएंगे वो निभाएंगे हमारे महासागर। तो आने वाले समय में महासागर खाद्य संसाधन के रूप में अपनी एक विशिष्ट भूमिका निभा सकते हैं। अगर बात की जाए हम मत्स्य ग्रहण की ही बात करें तो भोजन और प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? मछली पकड़ते हैं जो हमें भोजन भी प्रदान करते हैं, साथ साथ प्रोटीन का मुख्य स्रोत भी है। और व्यापारिक स्तर पर विकास किसी देश का, अगर मैं उदाहरण दूं जापान का, तो जापान वहां की भूमि कृषि योग्य नहीं है, तो प्राचीन समय से ही मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। और दक्षिणी पश्चिमी एशिया महासागर में जो
मछली पकड़ने वाला देश जो जापान है उसका एक विशिष्ट स्थान है। उनकी आय की अगर बात की जाए, उनकी आय में इन महासागरों का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वो मछली पकड़कर उनको व्यापारिक स्तर पर क्या करते हैं, बेचते हैं, इससे उनको आय भी होती है। साथ साथ आजकल विभिन्न देशों ने समुद्री कृषि करना शुरू कर दिया, जिससे समुद्री जीव और वनस्पतियों का उत्पादन होता है। इनका उपयोग भोजन के रूप में करते हैं, पशु चारे के रूप में किया जाता है, विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के रूप में किया जाता है, और साथ साथ औषधियों के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। बात की जाए महासागर खनिज संसाधन की, तो महासागरों से क्या प्राप्त होता है, नमक प्राप्त होता है, मैग्नीशियम प्राप्त होता है, पेट्रोलियम प्राप्त होता है, गैस प्राप्त होती है, मोनोजाइट प्राप्त होता है। हम बात करें महासागर और खनिज संसाधन, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं तो उसको जिन खनिजों की आवश्यकता है, जैसे भारत में ही 167 किलोमीटर दूर बम्बई हाई अपतटीय क्षेत्र से किसको निकाला जाता है, पेट्रोलियम को निकाला जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे खनिज महासागरों से प्राप्त किए जाते हैं। महासागरों से नमक बनाया जाता है, मैग्नीशियम प्राप्त की जाती है। इसके साथ साथ केरल के तट पर मोनोजाइट प्राप्त होता है, पेट्रोलियम गैस बहुत सारे देशों के द्वारा इनका उपयोग किया जाता है। तो अगर बात की जाए आज विश्व में अगर बात की जाए तो 75 से अधिक देश अपतटीय तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो महासागरों के अंदर खनिज संसाधनों के अपार भंडार उपस्थित हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो महासागर और ऊर्जा संसाधन की अगर हम बात करें, तो महासागर और ऊर्जा संसाधन की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से हम देखते हैं कि ऊर्जा संसाधन के रूप में अगर महासागरों की अगर विचार किया जाए तो महासागर ऊर्जा के अगाध भंडार, विशाल भंडार महासागरों के अंदर उपस्थित है। जैसे जवारीय ऊर्जा, जो जवार और भाटा आता है, जब जवार आता है तो उस जवार के पानी को बांधों के अंदर रोक लिया जाता है, और भाटा के समय उस जवार के पानी से टरबाइन चलाए जाते हैं और जवारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इसी तरह अगर जवारीय ऊर्जा की अगर बात की जाए तो जवारीय ऊर्जा कनाडा, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जापान आदि देशों के अंदर उत्पन्न की जा रही है। भारत में भी खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी व सुंदरवन क्षेत्र में जवारीय ऊर्जा दोहन के लिए आदर्श दशाएं विद्यमान हैं, और कच्छ की खाड़ी में एक 900 मेगावाट का जवारीय शक्ति गृह लगाने की योजना भी कार्यरत है। उसके बाद अगर बात की जाए तरंग ऊर्जा, तो बात की जाए तरंग ऊर्जा की तो जापान, नॉर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों ने अपने देश के अंदर तरंग ऊर्जा से प्राप्त करने वाली तकनीक विकसित कर ली है। भारत में भी तिरुअनंतपुरम के पास एक तरंग ऊर्जा उत्पन्न करने वाला संयंत्र लगाया गया है। इससे हम किसी विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। अगर बात की जाए तरंग ऊर्जा के उपयोग की, तो ब्रिटेन की कुल बिजली की जरूरत से 5 गुना ज्यादा बिजली पैदा की जा सकती है। ब्रिटेन में एक अध्ययन के अनुसार पता लगा कि ब्रिटेन में जितनी विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा, उससे 5 गुना अधिक ऊर्जा किससे, तरंग ऊर्जा से प्राप्त की जा सकती है। तो ऐसे वहां पर स्थितियां उपलब्ध हैं। बात की जाए महासागरीय और तापांतर ऊर्जा, इसमें मुख्य रूप से ताप प्रवणता आधारित जनरेटर चलाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। भूतापीय ऊर्जा की बात की जाए तो इसमें एक तो तापांतर के अंतर के द्वारा, लेकिन भारत जैसे देश में अभी इसका उपयोग नहीं हो पाया है। इसमें विकसित देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, न्यूजीलैंड है, मैक्सिको आदि देशों के द्वारा इस ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए महासागरीय और परिवहन, तो परिवहन, महासागर परिवहन और व्यापार, देखो प्राचीन समय से ही मनुष्य ने जब छोटी छोटी नाव बनाना शुरू किया, उसके बाद फिर उसने व्यापारिक कार्य किए। तो जो महासागर कभी दो महाद्वीपों को अलग करने वाले अवरोध माने जाते थे, आज उन्नत टेक्नोलॉजी ने इनको महासागरों के बीच जोड़ने वाली एक कड़ी बना दिया है। क्योंकि परिवहन, अगर
विश्व में महासागरीय परिवहन की बात की जाए तो उसकी अपनी एक विशिष्ट भूमिका है। जल मार्ग क्योंकि वे प्राकृतिक हैं, उनके रखरखाव में कोई पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब जल